हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो सेशन है वो है टैक्सेस के ऊपर में। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट सीरीज़ का हमारा मतलब पूरा एंड होने को है ना। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, कैसे आप अपनी इनकम बिल्ड करेंगे, कैसे कुछ आप एसेट्स बनाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपको पैसे से पैसा बनाने में। ठीक है, मैंने आपको इंश्योरेंस पढ़ा दिया कि आप अपनी लाइफ कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, अपने एसेट्स को कैसे बचा सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में। अब आप अच्छा खासा अर्न भी करेंगे तो आप टैक्सेस के बारे में तो जानिए। गवर्नमेंट को भी तो थोड़ी हम, क्योंकि जो चल रहे हैं हम लीगल वाइज चल रहे हैं, हम कोई आपको यहाँ पे गलत काम नहीं सिखा रहे हैं, सब कुछ सही सिखा रहे हैं। तो आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, आप अच्छा खासा अर्न करेंगे। तो अब हम समझेंगे क्या होते हैं टैक्सेस, कैसे हम टैक्सेस अपने बचा सकते हैं, किन किन चीज़ों में प्रॉफिट हो सकता है, और किस किस चीज़ पे टैक्सेस लगता है, कितना लगता है, क्या लगता है, सब हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, जैसे एसेट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, जैसे मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही टैक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ टैक्सेस, क्या होता है। इंडेक्स में हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। इंट्रोडक्शन, टैक्सेस के बारे में, टैक्सेस क्या होता है ना, उसके टाइप्स, कौन कौन से टैक्सेस के टाइप्स होते हैं, वैसे दो ही टाइप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैक्स कैलकुलेटर। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, कितना आपका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स क्या होता है, आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। ठीक है, आईटीआर आपने सुना होगा, आईटीआर लोग फाइल करते हैं। तो अगर आपकी भी अच्छी खासी इनकम है तो आप भी फाइल करते होंगे। तो अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें और सिखा देता हूँ जिससे आप अपने टैक्स बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में, क्योंकि अभी ही फाइनेंशियल बजट, इंटरमिक बजट आया है ना, 2024 का, है ना। और अभी फाइनल बजट आई थिंक इलेक्शन के बाद आएगा। ठीक है, तो अभी हम ओल्ड टैक्स में देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या आती है हमारी, और न्यू टैक्स रिजाइम क्या है। बहुत बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। और ये तो अभी की मैं बता रहा हूँ, आगे चल के जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आप कहीं गूगल कर सकते हैं, अगर आप ये 2024 में नहीं देख रहे हैं, 25 26 27 जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप सर्च कर सकते हैं कि टैक्सेस क्या है। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत टैक्सेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज देता हूँ। आगे बात करता हूँ सरचार्ज, सरचार्ज पढ़ेंगे हम, सरचार्ज क्या होता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स डिडक्शन एग्जाम्पशन, कहाँ कहाँ से हमारे टैक्स डिडक्ट हो सकते हैं, एग्जाम्स हो सकते हैं, बच सकते हैं हमारे पैसे, है ना। टैक्सेस हमें ना पे करने पड़े, है ना। क्या क्या पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट ने बना रखी है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और लास्टली हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स, क्या होता है कैपिटल गेन्स टैक्स, नाम से ही पता लग गया होगा थोड़ा बहुत, है ना। आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टैक्सेस क्या होता है। टैक्सेस आर फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज बाय गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स और एंटिटीज बेस्ड ऑन देयर इनकम, प्रॉफिट्स और एक्टिविटीज। Taxes are essential for funding government expenditures such as public services, infrastructure, defense and social welfare programs. सिंपल भाषा में टैक्सेस हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, है ना। बहुत सारी जैसे कंपनीज को भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वो टैक्सेस लेते हैं, जीएसटी लेते हैं हमसे, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। और जो हम आईटीआर फाइल करते हैं वो होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो हम टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी सारी बेनिफिट करती है, रोड बनाती है, हर एक चीज़, मतलब पूरी कंट्री बना रही है। ठीक है, हमारी हर चीज़, हर एक चीज़ में बहुत सारी हेल्प कर रही है। तो गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा चाहिए होता है गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट पैसा कमा रही है हमसे टैक्सेस के थ्रू, हमसे वो टैक्सेस से पैसा लेती है और तभी हमारी कंट्री को डेवलप करने में आगे बढ़ती है। और गवर्नमेंट के पास पैसा छापने की मशीन तो है ही। ठीक है, तो यस, ये होते हैं टैक्सेस जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे पब्लिक सर्विसेज में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हर जगह कहीं पे भी। ठीक है, हम टैक्सेस पे करते हैं बहुत सारी जगह। ठीक है, आगे बात आती है टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का कहने का मतलब है डायरेक्टली चार्ज फ्रॉम ए इनकम और एसेट, जो हम कमाते हैं उसमें से हमारा कुछ टैक्सेस कटता है। जैसे जैसे मैंने बताया आपको इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स मतलब हमारी इनकम में से कुछ टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, और यही एक सा एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स, और इसे वेल्थ टैक्स भी कहते हैं इंडिया में, मतलब से आप इनकम टैक्स ही कह लीजिए। ठीक है, बात आती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये क्या होते हैं, दे आर चार्ज एट अ टाइम ऑफ कंजम्पशन। जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं या फिर कोई भी, जैसे आप देखते हो, जैसे आप मैकडी वगैरह जाते हैं, वहाँ आपके टैक्सेस लगते हैं, है ना, तो आपका जीएसटी लगता है। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बाहर किसी शॉपिंग करते हैं, तो बिल आता है हमारा, तो उसमें बिल जो प्राइस होता है एमआरपी होता है, और उसके साथ जीएसटी भी लगता है। आपने जब ये कोर्स करा होगा तो आपने भी टैक्स पे करा होगा, जीएसटी पे करी होगी कुछ, है ना। तो ये होते हैं डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी को हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये होते हैं किसी सामान पे लगते हैं, जब हम खरीदते हैं किसी सामान को तो उस टाइम हमारा ये इस चीज़ का टैक्स लगता है। ठीक है, ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो हमारी इनकम में लगता है वो होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम की। ओल्ड टैक्स मतलब है 2022 23 फाइनेंशियल ईयर का, सॉरी 23 24
और जो है अभी 24 to 25 का अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं हम। अब ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में, आप ओल्ड डिज़ाइन में देखेंगे कि पहले क्या था, जिनकी इनकम 2.5 लाख थी उनको एक भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, है ना। और जिनकी 2.5 से 3 लाख थी, है ना, उनको 5% पे करना पड़ता था। 3 से 5 लाख जिसकी थी एनुअली इनकम, ठीक है, 3 से 5 लाख जिसकी थी वो 5% पे करते थे, ठीक है। 5 से 10 लाख जिसकी थी वो 20% पे करते थे। और 10 लाख से जिसकी 10 लाख से ऊपर जिसकी इनकम थी वो 30% अपना टैक्स पे करते थे। कुछ बहुत सारे लोग तो ITR फाइल नहीं करते, तभी इनकम टैक्स का क्या बोलते हैं उसे, इनकम टैक्स का वो पड़ता है, हाँ जो भी है ना। जैसे मतलब हम छोटे लोगों पे तो नहीं, है ना, जैसे जो जिनकी 5-6 लाख इनकम है इन पे नहीं, करोड़ों लोगों पे जो बहुत अंदर कमाते हैं, ब्लैक मनी अर्न करते हैं, उन पे ही टैक इनकम, हाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, ठीक है। न्यू रिज़ाइम की बात करते हैं। अभी जो हमारा इंटरमिक बजट आया उसमें क्या लॉन्च हुआ है कि 3 लाख से जो जिनकी कम है, अब थोड़ा बढ़ चुकी है वैल्यू। 3 लाख से जो जितना जो 3 लाख कमाते हैं उनको जीरो टैक्स पे करना है, 3 से 6 वालों को 5% करना है। अभी ये बताता हूँ टैक्स रिबेट अंडर 87A ये क्या है, ठीक है। 6 लाख से 9 लाख वालों को 10%, ठीक है, देना पड़ता है ना। और एक और चीज़ लिखी है यहाँ पे, टैक्स रिपेड अंडर अंडर 87A अप टू ₹7 लाख, ठीक है। आगे बताता हूँ आगे। 9 से 12 लाख को 15%, 12 से 15 लाख को 20%, एंड 15 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स देना पड़ता है। अब ये क्या है, टैक्स रिपेड अंडर 87A अप टू ₹7 लाख। तो अभी के बजट के हिसाब से जिसकी इनकम 7 लाख तक होगी एनुअली, है ना, उसको एक भी रुपया पे करने की नीड नहीं है। तो आप सोचोगे कि जब एक भी मतलब एक भी पैसे टैक्स में पे करने की नीड नहीं है, तो आप सोचोगे तो फिर ये लिखा क्यों है 3 से 6 लाख में 5%, 6 से 9 लाख में 10%, ये क्यों लिखा है आगे बताता हूँ। क्या है इसका तरीका, मतलब कैसे गवर्नमेंट टैक्स उठाती है ये समझाता हूँ आपको, ठीक है। नोट आप पढ़ लो। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल ऑन इनकम टैक्स एंड एप्लीकेबल सरचार्ज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 4% आपका हेल्थ और एजुकेशन में भी एक्स्ट्रा लगता है। जैसे आगे कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब आप देख लिया आपने क्या क्या कैसे कैसे टैक्स लगता है, आपकी इनकम है जिस उस हिसाब से आप देख लीजिए आपका कितना टैक्स लगेगा। लेकिन अभी समझाता हूँ कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पहला, लेट्स टेक एग्जांपल अ पर्सन हुज एनुअल इनकम इज 16 लाख। एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी जो एनुअल इनकम है वो 16 लाख रुपए है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि 15 लाख से ऊपर वालों का 30% टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो आप एक बार 15 लाख का 30% कर लो, ठीक है। जैसे मैं करके देखूँ तो 15 लाख का 30% इंटू 0.3 तो हो गया 4.5 लाख। 4.5 लाख उसको टैक्स पे करना है, ठीक है, इनकम टैक्स पे करना है। अब आप सोचो कि भाई 15 लाख में से ऑलमोस्ट 4, 4.5, 5 लाख तूने मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, तो भाई हमारी तो जान ही निकल जाएगी। तो ऐसे नहीं होता है, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे पे करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, आप अपनी इनकम को डिवाइड करोगे एज पर द इनकम टैक्स स्लैब। स्लैब्स क्या होते हैं, स्लैब्स जो वही जैसे 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12 लाख ऐसे लिखा था वैसे ही। तो आपके 16 लाख है, तो आप पहले वाले ऑप्शन में अपने 3 लाख रुपए डालोगे, इसे डाले तो वहाँ पे 0% आपका टैक्स लगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे वाले स्लैब में आप डालोगे, उसमें आप जिसमें क्योंकि 3 से 3 3 लाख का ही डिवाइड हो रहा है ना, उसमें 3 से 6 है ना, तो 6 से 9, तो 3 3 लाख पर इसके ईच के हिसाब से चल रहा है। तो अब नेक्स्ट आप इसमें डालोगे 3 लाख, है ना, 5% टैक्स उसमें लग रहा है, तो अब 3 लाख का 5% टैक्स 15,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। अगले स्लैब में आएंगे, उसमें भी 3 लाख डाले, उसमें 3 लाख का 15% 45,000। फिर अगले स्लैब में 3 लाख से 20% का 60,000। ये हम आ गए 15 लाख वाले तक के में, है ना। और अब 15 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है, अब हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 15 लाख हो गए। अब बचे हमारे 16 लाख में से 1 लाख बचा। अब 1 लाख हमारे 30% में डलेंगे तो हमारी उसमें कटे हमारे 30,000। तो इनको ऐड करने के बाद जो इनकम बन रही है वो बन रही है आपकी 1,80,000 रुपये, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दोबारा समझाऊँ कि एक और एग्जांपल लेके एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, रुको वेट करो, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी किसी पर्सन की इनकम है, जैसे 20 लाख ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इस बार मैंने ले लिया कि 20 लाख उसकी इनकम है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 20 लाख उसकी इनकम है, ठीक है। अब हम करते हैं, पहले स्लैब में आप देखेंगे 3 लाख वालों को जीरो लगेगा। अब हम ना डिवाइड स्टार्टिंग में सबसे पहले 3 लाख रुपए लेने हैं, क्यों, क्योंकि 3 लाख के हिसाब से चले, यहाँ पे 3 लाख, 3 से 6 लाख, फिर 3 लाख, फिर 6 से 9, 3 लाख का डिफरेंस है, 9 से 12 लाख 3 लाख का डिफरेंस है, तो यही चीज़। तो पहले स्लैब में हमारे 3 लाख रुपए आ गए, ठीक है। 1 10 100 1000
लाख, ठीक है। 3 लाख रुपए, वो 3 लाख, ओह ये इसमें एक कम है, मैं दोबारा लिखता हूँ उसको, ठीक है अब सही है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये होगा हमारे 20 लाख रुपीज़ उसकी इनकम है, एनुअल इनकम। 3 लाख हमने पहले में ले लिए, तो कितना पहले में कितना हमारा टैक्स लग रहा था, 0% लग रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 से 6 लाख, अब दोबारा 3 लाख का गैप है तो हम 3 लाख दोबारा, है ना। तो अब उसमें कितना परसेंट लग रहा है, तो 3 लाख का 5% हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं, है ना, इजीली इजी कर देते हैं। 3 लाख का 5% करते हैं इंटू 0.5, तो ओ सॉरी 0.550 हो गया, इंटू 0.505 आएगा, एक सेकेंड। 3 लाख का इंटू 0.05, तो ये हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड। 3 लाख इंटू 0.05, अब ठीक है। तो 3 लाख का 5% आया, जीरो वो कितना आया, 15,000 रुपये, ठीक है। तो हमने लिख दिया 15,000, ठीक है। अब ओ सॉरी यहाँ पे तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो ही लिखेंगे। यहाँ पे 5% टैक्स लेना था, ठीक है, तो इसका आ रहा है 15,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इसकी थर्ड स्लैब की, तो ये 6 से 9 लाख रुपए, इसमें 3 लाख और, ठीक है, क्योंकि वही 3 लाख का गैप है, ठीक है। 3 लाख, अब यहाँ पे कितना टैक्स लग रहा है, 10% लग रहा है, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, 30,000 हो गया। अब 3 लाख और, ठीक है, ये 9 से 12 लाख के बीच में है ना, अब ये इतने में आ रहा है क्योंकि हमारी इनकम पड़ रही है इसमें, ठीक है। 3 लाख और ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। अब इसमें कितना लग रहा है, 15%, 15%, अब इसका कितना पड़ेगा, 45,000, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाख और जाएंगे, 3 लाख और क्यों, अब 12 से 15 लाख के बीच में हमारी सैलरी पड़ रही है ना, इनकम पड़ रही है, तो इसमें आएगा 20%, अब 20% कितना हुआ, 60,000, ठीक है। अब कितना, अब ₹50,000 हमारा लगेगा 30%, ठीक है। अब कितना बैठ गया, तो ये 15 लाख तक हमारा हो गया, अब बैठ गए हमारे 5 लाख रुपए डायरेक्ट। अब 5 लाख रुपए में 30% लगेगा हमारा, ठीक है। अब मैं करता हूँ ऐड, अब आप 5 लाख का एक बार कर लो, 30% कितना हो रहा है, इंटू 0.3, तो बैठ गया ये 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ये हो गया 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब हम इसे ऐड करेंगे सबको, तो 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, तो उसको टैक्स 20 लाख वाले को 3 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा, वो ये पूरा बोलिए। 20 लाख वाले को, जिसकी इनकम 20 लाख है, उसको 3 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम जैसे सोच रहे हैं कि अब 15 लाख वाले को 30% है, उसके हिसाब से आप करेंगे, तो आप देख लो भाई 20 लाख वाले को कितने पे करने पड़ते हैं फिर, 20 लाख इंटू 0.3, तो 6 लाख रुपए से टैक्स पे करना पड़ता है ना। तो ऐसा तो नहीं है उसकी, तो मतलब इतनी ज़्यादा 30% उसकी इनकम चली जाएगी तो क्या फ़ायदा, तो उसे पे करने हैं 3 लाख रुपए। तो ऐसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, आपकी जितनी भी इनकम होगी आप उस हिसाब से अपने टैक्स कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं वो कितना पे करना है। और अभी एक और चीज़ समझाता हूँ, अभी जैसे इसका पूरा कितना बैठा था, 3 लाख ना, अभी आपको एक मस्त चीज़ सिखाता हूँ इसमें, बढ़िया सी। हम्म चलते हैं हम अपने इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, तो इसके एग्जांपल में अगर हम 16 लाख डायरेक्ट लेते हैं 30% पे, तो 4,80,000 बैठ रहे थे, है ना। लेकिन हमने जो निकाला वो कितना बैठ रहा है, 1,80,000, है ना। अभी हम इसको और रिड्यूस कर देंगे, 1,80,000 भी नहीं बनने हैं अभी। ये सैलरीड पर्सन है, हम मानते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी में काम करता है, इसकी इतनी सैलरी है, ठीक है। अब ये ना और रिड्यूस हो जाएगा, अब ये हो गया 1,71,600। अब ये बताता हूँ कैसे, कि एक मेजर चीज़ है, जैसे मैं समझाऊँ, एक क्या कहते हैं, सैलरीड पर्सन को टैक्स डिडक्शन मिलता है 50,000 का, मतलब जितनी उनकी एनुअल इनकम है, 16 लाख इसकी है, तो इसमें से 50,000 रिड्यूस करके 15,50,000 पे इसका जो है टैक्स लगेगा। तो अब हम 15,50,000 के लिए इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स कैलकुलेट करने के बाद कुछ अमाउंट आएगा, और उसके बाद 4% और इंक्रीज़ होगा, है ना। 4% इंक्रीज़ होगा आपके
मैं आपको एक दिखा ही देता हूँ, ठीक है, एक चीज़ समझाता हूँ, रुको। हाँ, तो जैसे मैंने बताया वो कैसे कम होगा, एक सेकंड मैं बताता हूँ, रुक जाओ दोबारा इसमें ही खोल के, ठीक है। अब क्या है, 50,000 आपका ये सैलरी पर्सन के होता है कि डिडक्शन होता ही होता है, तो आपका 16 लाख पे नहीं 15,50,000 पे लगेगा। तो हम लास्ट वाली जो कैलकुलेशन है जहाँ पे हमने 1 लाख का 30% लगाया था, अब इस 1 लाख की जगह हम इसे 50,000 कर देंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू 15,50,000 थी। तो हम 50,000 पे 30% टैक्स लगाएंगे, तो हमारा बैठेगा 15,000। मैं दिखा देता हूँ, जैसे हम 50,000 पे 30% टैक्स लगाएंगे तो हमारा बैठ रहा है 15,000। तो हम लास्ट में ऐड करके हमारा 1,80,000 में से 15,000 माइनस कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर आप दोबारा ऐसे कैलकुलेट करेंगे 15,000, 30,000, 45,000, 60,000 और फिर 30,000 की जगह यहाँ 15,000 होगा, इसको ऐड करेंगे तो अब हमारी वैल्यू बैठेगी 1,65,000, ठीक है। 1,65,000 की हमारी टैक्स वैल्यू बैठ रही है कि हमें अब इतने पे करने हैं। लेकिन अभी इसमें 4%, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, एजुकेशन एंड सेस चार्ज लगेगा, ठीक है। एजुकेशन चार्ज लगेगा आपका, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज लगता है आपका, ठीक है। तो इसमें हम 4% ऐड करते हैं, प्लस 0.04%। ओ सॉरी, ये गलत हो गया। जैसे एक सेकेंड, ये गलती क्यों हो रही है इतनी, 1,65,000, ठीक है। इसमें अब हम ऐड मतलब हाँ इंटू करेंगे, सॉरी, 0.044%, तो ये हो गया 6,600। अब 1,65,000 में 1,65,000 में प्लस करते हैं हम 6,600, तो आपका बैठ गया 1,71,600। यही वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, इतना हमारा टैक्स पड़ेगा 16 लाख वाले बंदे का, जो 16 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, सैलरीड पर्सन। और रही बात, अब हम चलते हैं जिसकी बात कर रहे थे, जिसका 3 लाख पड़ा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब उसका भी, अगर ये सैलरी पर्सन है तो इसके भी 50,000 रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो आखिरी वाले इसमें हम 5 लाख की जगह 4.5 लाख लेंगे, ठीक है। अब 4.5 लाख पे 30% हम निकालते हैं, कितना बैठ रहा है, ठीक है। 4.5 लाख पे इंटू 0.3, तो ये बैठ रहा है 1,35,000, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं 1,35,000, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, ऐड करने पे 1,35,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, एंटर। तो अब बैटरी हमारी 2,85,000 का हमारा टैक्स रिड्यूस हो चुका है। अब हम इस पे ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, 0.04%, मतलब 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज लगता है। तो अब मैं इंटू कर देता हूँ 0.04, तो 11,400। अब 2,85,000 में 11,400 में ऐड करता हूँ, इसमें ऐड करते हैं 2,85,000, तो हमारा बैठ रहा है 2,96,400 रुपीज़, 2,96,400 रुपीज़, ठीक है। तो हमको इतना टैक्स पे करना है, 4,000 रुपये और बच गए हमारे, है ना, ज़्यादा नहीं लेकिन ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये चीज़ है, 20 लाख वाले इंसान को 2,96,400 रुपये भरने पड़ेंगे। और जिनका टैक्स आता है 7 लाख, मतलब जिनकी इनकम 7 लाख तक है, उनको पे करने की नीड नहीं है। कहने का मतलब जिसकी अगर 7.5 लाख भी हुई ना, तो उसको पे करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आप इसी वैल्यू के हिसाब से चलेंगे तो 50,000 रिड्यूस हो जाता है, तो वही चीज़ है। वैसे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, 4% उसका वो भी लग जाएगा, तो वो निकाल लेना आप कितना बैठ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कैसे अपने टैक्स कैलकुलेट करना है, आप अपने खुद आप कर सकते हैं कि कैसे कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। और ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज क्या होता है कि जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी अब मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी भी थोड़े टाइम में इनकम काफ़ी अच्छी होने वाली है, 50 लाख 1 करोड़ आप आराम से कमाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो अब क्या है, 50 लाख लोग जिनकी 50 लाख तक है एनुअल इनकम, उनका टैक्स उसी हिसाब से चलेगा जो हमने अभी पढ़ा था, 5, 10, 15, 20%। अब 15,000 से जिस एक्स्ट्रा 50 लाख तक है ना, 30% लगेगा, ठीक है। अब 50 लाख से जिसकी 1 करोड़ है, तो अब ये समझ लो वो तो आपका चलेगा ही, 5, 10, 15, 20, 30% चलेगा। अब 50 लाख से ऊपर आपका 10% एक्स्ट्रा और लगेगा,
ठीक है। 1 से 2 करोड़ की होगी तो आपका 15% टैक्स लगेगा, 2 करोड़ से 5 करोड़ होगी 25% लगेगा, 5 करोड़ से 10% होगी तो 25% लगेगा, और मोर देन 10 करोड़ होगी तो भी 25% लगेगा। पहले का जो जो पुराना ओल्ड टैक्स डिजाइन था उसमें 37% लगता था 5 से 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर पे, अब 25% हो चुका है। तो आप इसको भी ऐड कर लेना। लेकिन अब आप सोचोगे यार कि लोग इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो कमाते क्या हैं, और इनके मतलब लाइफ ऑफ लिविंग भी फिर ज़्यादा की होगी, और टैक्सेस पे करते होंगे, और टैक्सेस लोग बहुत बचाते हैं, और कैसे कैसे बचाते हैं। वैसे हमें मेन टैक्सेस बचाने पे नहीं देखना चाहिए, ठीक है। आगे मैं आपको सिखाता हूँ आप कैसे और अपने टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं, एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से आप टैक्स अपना, जो बिजनेस करते हैं ना उनको सब पता है कि कैसे टैक्स बचाते हैं। मैं अगर बताऊँ 2018 में अमेज़ॉन में शायद से 20 से 30 हज़ार करोड़ का कुछ प्रॉफिट हुआ था, और उन्होंने टैक्स पे करा था सिर्फ और सिर्फ, कितना करा होगा सोचो, 30 हज़ार करोड़ अगर कमा रखा है, जैसे यहाँ पे मोर देन 10 करोड़ में हम 1-2 करोड़ तो दे ही देंगे टैक्स, ठीक है, समझ लो एक तरह से, ठीक है। तो आप ये समझो कि उन्होंने अगर 30, पता नहीं कितना प्रॉफिट हुआ था, 30 मतलब ये मान लो कुछ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में प्रॉफिट हुआ था, तो उन्होंने कितना टैक्स पे करा होगा 2018 में। मैं बताऊँ कितना, 0 रुपीज़, 0 रुपीज़ पे करा था। और वो कैसे होता है, बिजनेस वाले खुद जानते होंगे और समझ गए होंगे कैसे हम अपने टैक्सेस डिडक्ट और रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्राइमरी गोल इज़ नॉट टू सेव मैक्सिमम टैक्सेस बट टू मीट आवर फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है। हमें टैक्सेस बचाने पे नहीं, हम अपने इनकम जनरेट करने पे अभी काम कर रहे हैं। हमें अपने एसेट्स बनाने हैं, हमें अपनी पहले इनकम 1-2 करोड़ 10 करोड़ तो पहुँचे, उसके बाद हम टैक्सेस देखेंगे। हमारी इनकम हो इतनी हो जाएगी ना तो टैक्सेस के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। आप खुद एक अच्छे खासे फाइनेंशियल नॉलेज हो चुकी है अब आपको, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास अगर सीए है, नहीं है तो आप सीए से पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या सेक्शन है जिससे आप टैक्सेस बचा सकते हैं, और कुछ सेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हम यही बात करने वाले हैं टैक्स डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन की, कैसे कैसे। अभी मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले जब ये वीडियो बनाई थी, मतलब जब ये क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो उस टाइम कुछ और टैक्सेस चल रहे थे और वो सब मेरा वेस्ट चला गया, क्योंकि अब नए जो इंटरमिक बजट है उससे पूरे टैक्स डिसीजन चेंज हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या हो चुके हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, पहली बात तो मैंने आपको दिखाया ओल्ड ओल्ड में क्या था और इसमें क्या था, 5-10% आपका इस हिसाब से लगेगा, एजुकेशन सेस में आपका 4% लगेगा, ठीक है, ठीक है। और जैसे इंक्रीज इन टैक्स रिबेट लिमिट्स में आपका 7 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ये योर लेवल टू पे नो टैक्स इफ क्लेमिंग अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 ऑन इनकम लिमिट ऑफ 7.5 लाख, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और इंक्रीज इन बेसिक टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट, तो ये ठीक है, 3 लाख तक ऐसा बेसिक टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट में 3 लाख तक एग्जाम कर सकते हैं फॉर द सीनियर सिटीजन्स, है ना, ठीक है। जो 60 साल से ऊपर के हैं, 60 से 80 साल के हैं, है ना, उनके लिए यहाँ से आप देख रहे हैं द लेटेस्ट एग्जाम्पशन लिमिट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड कंटिन्यू इन 2024, ठीक है। अब आप देखेंगे सेक्शन 80 TTB डिडक्शन, इसके हिसाब से वही हम 50,000 कम कर सकते हैं अपना जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फैमिली पेंशन कैन क्लेम द स्टैंडर्ड डिडक्शन 58,000 अंडर द न्यू। जैसे आपको एक और चीज़ बताऊंगा, अभी ये चीज़ अभी आगे समझाता हूँ कैसे कैसे और हम रिड्यूस कर सकते हैं। सरचार्ज भी लोअर हो चुके हैं, इनके लिए हो चुके हैं 5 करोड़ से ऊपर के लिए, ये भी उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले ना हमारे पे ऑप्शन रहता है कि हमें ओल्ड टैक्स एग्जाम के हिसाब से चलना है कि जो नई टैक्स है उनके हिसाब से चलना है, लेकिन अब आप 2024 से ये है कि जो न्यू टैक्स निकला है हमें वो ही उसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पशन और डिडक्शन, ठीक है, कैसे कैसे हम डिडक्शन कर सकते हैं और कैसे कैसे एग्जाम्पशन हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो पहले जो था, हम देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे 50,000 का होता ही था, ठीक है। और ये जो डिडक्शन दिख रहा है ये सारा के सारा ना, आप ये मान लो जितने भी मैंने स्मॉल सेविंग स्कीम बनाई थी ना, इनसे आप टैक्स रिड्यूस कर सकते थे, लेकिन अब सब बंद हो चुका है। प्रोफेशनल टैक्स, पहले ये प्रोफेशनल टैक्स पे हमें इससे भी हम डिडक्ट कर सकते थे, ठीक है। हाउस रेंट, लीव, ट्रैवलेंस, लॉ, चाइल्ड एजुकेशन से भी हम, जैसे हमारे बच्चे की 1.5 लाख रुपए जाता है एजुकेशन में, तो वहाँ से भी हम टैक्स डिडक्ट कर सकते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है, ठीक है। माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में भी हम कर सकते थे, ठीक है। और डोनेशन हम कर सकते थे एनजीओस को, जैसे कुछ लोग होते थे एनजीओस को डोनेट करते थे ना, उससे टैक्स बचते थे, अपने खुद की एनजीओ खोल देते थे बिजनेस वाले टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी को जब हम डोनेट करते थे तो हमारे तब भी टैक्स बचते थे, लेकिन अब ये सब बंद हो चुके हैं। अब क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है,
अब हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, ये सब हम अपना ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीकली मैनेजमेंट शीट बताई थी वो बनाने के लिए, तो वो आपके पास एक प्रूफ भी रहता है, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ पेमेंट करी है क्या क्या नहीं, तो वहाँ से आप टैक्स दिखा सकते हैं कि मैंने यहाँ पे करा है, तो वहाँ से आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग टूर कंपनसेशन पे है ना, ये कंपनी के लिए आई थिंक एग्जामेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के हिसाब से भी ग्रेचुइटी अमाउंट, लीव इनकेशमेंट, इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे है, और गिफ्ट दे सकते हैं हम किसी को 5,000 रुपये के, तो उसमें हमारा टैक्स एग्जाम्प्ट हो सकता है, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट NPS जो मैंने आपको बताया नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, इसमें भी हम टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। आई थिंक 1 से 1.5 लाख या 50,000 का होगा, टैक्स एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, ये जो कुछ स्कीम्स है ना, जैसे मैंने आपको स्मॉल सेविंग स्कीम रहता है, पहले क्या था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इन पे भी टैक्स डिडक्ट होता था, लेकिन अब नहीं होता है, ठीक है। अब सब 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 बंद हो चुका है। अब कुछ ही चीज़ें बची हैं जिसमें आप टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुद टैक्स उन्होंने इंटरेस्ट रेट पहले ही कम कर दिया है, तो अब चीज़ें भी इसलिए कम कर दी है। बाकी आप अपने एक बार CA से कंसल्ट कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि किस किस चीज़ों से हमारा मतलब टैक्स रिड्यूस हो सकता है, डिडक्ट हो सकता है, ठीक है। और डिडक्शन ऑन डिपॉजिट अग्निवीर कॉर्पस, अग्निवीर के जो लोग होते हैं उनका भी टैक्स रिटर्न हो जाएगा अंडर सेक्शन 80 CC H, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब न्यू टैक्स के हिसाब से, न्यू टैक्स एग्जाम के एग्जाम्पशन लिस्ट के हिसाब से इन सब चीज़ों पे हम टैक्स एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस का तो लोग जानती है कैसे करना है कैसे नहीं करना, हम बिजनेस की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बात करें तो उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कंपैरिजन बता रखा है, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 80 TDP के हिसाब से पहले था और अब भी है। और देखो जैसे एम्प्लॉयर प्रॉविडेंट ये हट चुका है, पहले था अब नहीं है। हाउस रेंट का हट चुका है, ठीक है। और ये है जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो भी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में थे उनमें लग रखा था, प्रोविडेंट फंड में लग रखा था, पेंशन में लग रखा था, ये सब अब हट चुका है, पहले था और अब नहीं है, तो वो भी मैंने अभी अपने क्या कहते हैं चैप्टर में से भी हटा दिया। आगे चल के कुछ भी हट सकता है, तो आप एक बार देख लेना किस किस चीज़ों में, अपनी सारी चीज़ें पढ़ लेना टैक्स की और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह की, क्या क्या है क्या क्या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से अब हम अपना टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं, एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। तो बाकी जिस ईयर में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उस ईयर का टैक्सेस का डिज़ाइन पढ़ लेना, कहाँ कहाँ से टैक्स एग्जाम्प्ट होता है, डिडक्ट होता है, आपको मैंने समझा दिया ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि कैसे आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, है ना, कहाँ कहाँ से डिडक्शंस मिलेगी आपको, कहाँ कहाँ से एग्जाम्पशंस मिलेंगे, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक, कैपिटल गेन्स टैक्स, क्योंकि अभी तक हम एसेट बनाना जब सीख रहे थे तो हमें उससे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई म्यूचुअल फंड रखा है, हाँ मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ, म्यूचुअल फंड्स भी हैं कुछ ऐसे जिनसे आप अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप मैं को बताता हूँ, जैसे आप म्यूचुअल फंड या फिर SIP, इन सब पे आप जैसे आगे कमोडिटीज इक्विटीज़ इन सब पे जैसे कैपिटल गेन करते हैं ना, तो आपका इन पे टैक्स लगता है। कहने का मतलब है, आप पढ़िए, कैपिटल गेन्स टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर हमें इन चीज़ों पे, जैसे जैसे आप मैंने स्टार्टिंग में आपने टैक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें क्या लिखा था कि हमारे इनकम पे और हमारे एसेट्स पे, आने वाली एसेट से जो भी इनकम है उस पर टैक्स लगता है, उसी को टैक्सेस कहते हैं। और वही होता है कैपिटल गेन्स टैक्स, हमारे एसेट्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट से हम पैसा कमाते हैं तो उसमें टैक्स लगता है ना। हर किसी का अलग है, शॉर्ट टर्म गोल्स के और मतलब शॉर्ट टर्म चीज़ों के शायद से 20% लगता है, और कैपिटल गेन टैक्स, और लॉन्ग टर्म का 15 या 10% लगता है। रियल एस्टेट में भी लगता है, लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट का टैक्स बचाना है तो एक एक छोटी सी टिप दूंगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, जैसे आपको उसमें आज खरीदी है और 10 साल बाद बेच दी, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, जैसे पहले 20 की थी अब 40 की बाद में बेची, उसमें प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। अब आपको उसका कुछ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपने 20 लाख रुपए एकदम से कमा लिए, लेकिन आप अगर उस टैक्स को बचाना चाहते हो तो उस 20 लाख रुपए का जो आपने प्रॉफिट करा है, आपको अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। ये नहीं कि आपने वो 40 लाख रुपए कमाए थे तो उसमें पूरे देंगे, प्रॉफिट जो होता है उसमें टैक्स देना होता है। तो रियल एस्टेट की टिप है ये, आप एक दूसरी ज़मीन या फिर क्या कहते हैं प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, ठीक है, तो आपका वहाँ पे टैक्स बच सकता है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें होती हैं, आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड से आप क्या कहते हैं अपना म्यूचुअल फंड से या किसी भी सेविंग स्कीम से आपको
5-10 साल बाद जब मैच्योरिटी होती है, आपको कैपिटल गेन मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, तो उस पर टैक्स लगता है। और आप जब भी किसी भी स्कीम में या फिर किसी भी सेविंग स्कीम में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना कितना टैक्स लगता है, कितना कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक चीज़ टैक्स से रिलेटेड, कि कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करें, किस इनकम पे कितना टैक्स लगता है ना। टैक्स एग्जम्पशन डिडक्शन में पढ़ लिए। आप एक बार पढ़ लेना, जिस भी ईयर में आप हैं उसके टैक्स की लिस्ट, मतलब उसमें गवर्नमेंट ने क्या टैक्सेस के पॉलिसीज़ बना रखी हैं, पढ़ लेना सब कुछ। और जब भी आप इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, इनके भी पढ़ लेना कि इसमें जब हम अपने विड्रॉल करेंगे पैसा, है ना, तो हमें कितना कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना। आप कोई भी म्यूचुअल फंड या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें ज़रूर लिखा होता है कि जब आप विड्रॉल करते हैं मनी, तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ता है, मतलब कि उस प्रॉफिट का कितना परसेंट देना पड़ता है, तो वो ज़रूर पढ़ लेना आप एक बार। ठीक है। तो यस, आज का चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचा है, द मास्टर प्लान, द करोड़ प्लान जिसे हम कहते हैं। अब उसमें आपको सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे अब आपको धीरे धीरे करके अपने लाइफ में आगे चलना है, प्लान करनी है सारी चीज़ें, वही मैं आपको सिखाने जाऊँगा। हमने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिया, 90% कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 10% एक क्लास और बची है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और अगर आपके अभी तक कोई भी डाउट है, आप हमें मेल कर सकते हैं। कोई भी क्वारीज, कुछ भी पूछना हो, मेल कर दो डायरेक्टली, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।